ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन का मात्र एक ही आंसर होने वाला है। यहाँ पर ये जो 3 क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। पहले क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पर निबंध लिखिए। ये हो गया एक क्वेश्चन। फिर देखिए क्या है कि आजादी के समय भारत को किन मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण पर मुख्य समस्याएं क्या थी। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। और ये जो तीनों क्वेश्चन है तीनों क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है एक ही आंसर होगा। थोड़ा यहां पर इसका आंसर लंबा होगा क्योंकि 5 नंबर जब मिलेगा तो थोड़ा आपको लंबा लिखना पड़ेगा। और यहां पर जब आप लोग इस चीज को पढ़ेंगे, इसके आंसर को पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा छोटा छोटा यहां पर क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा इसी आंसर से। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। एक्चुअल में क्या होता है देखिए बात को समझिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो जाता है। अब देखिए देश तो आजाद हो गया है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो राष्ट्र का जो निर्माण हुआ है बहुत सारा प्रॉब्लम यहां पर आया हुआ था। तो कौन कौन सा प्रॉब्लम था वो चीज आपको यहां पर बताना है। तो एक एक करके हम लोग हर एक चीज को समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए यहां पर देखिए जो भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे ना, पॉइंट बनाकर देंगे तो ज्यादा मतलब बेटर रहेगा, आपको ज्यादा अच्छा मार्क्स मिलेगा। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है कि भारत के सामने पहली चुनौती एकता और अखंडता की चुनौती थी। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते थे। इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी। देखिए बात अगर कहा जाए तो भारत, तो पहला बात भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर जो देश तो ठीक है जैसा भी ये है, लेकिन ये विविधता वाला देश है। विविधता वाला देश माने क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अनेक अनेक भाषाएं बोलते हैं, सबका अलग अलग संस्कृति है, सबका अलग अलग धर्म है। बात क्लियर हो रहा है। आप जैसे कि इस राज्य में, जैसे कि झारखंड में है तो झारखंड का अलग सा कल्चरल है, लेकिन अगर आप लोग कोई दूसरे स्टेट चले जाएंगे तो वहां का आपको अलग सा मिलेगा। यहाँ पर बहुत प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग संस्कृति के यहाँ पर लोग हैं। तो सबको एकजुट करना ये एक बहुत बड़ा चुनौती था। इसलिए जो हमारा सबसे पहला जो चुनौती है क्या है, एकता और अखंडता की चुनौती। बहुत ही सिंपल सा और अच्छे तरीके से मैंने पॉइंट्स को लिखा है सर, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो हर एक पॉइंट्स आपका याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट्स की ओर। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाए। देखिए जैसे कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र को स्थापना करना भी एक बहुत बड़ा चुनौती था। क्यों, देखिए क्योंकि भारत में लोगों को लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता था। देखिए जो हमारा देश भारत है, भारत में ना पहले देखिए स्टार्टिंग टाइम में क्या हुआ था, पहले राजा महाराजा शासन करते थे, इसलिए उन लोगों को लोकतंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि लोकतंत्र आखिर में होता क्या है। वो चीज लिखा गया है कि पता था, नहीं पता था। देखिए लिखा है ना, क्योंकि भारत में लोगों को लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता था कि लोकतंत्र आखिर कहते किसे हैं, मतलब लोकतंत्र का मतलब होता क्या है। घर घर जाकर लोगों को लोकतंत्र का मतलब समझाना था, क्योंकि लोग तो राजा महाराजाओं को ही अपना सब कुछ मानते थे। पहले के टाइम में राजा महाराजा होता था, इसलिए उन्हीं को सब कुछ मानते थे। ऐसे में लोगों को लोकतंत्र का मतलब समझाना बहुत मुश्किल था। मतदाता सूची बनानी थी, चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन भी करना था, और इस तरीके से लंबी तैयारी के बाद पहले चुनाव सन 1952 में हुए। इसलिए चुनाव करवाना और लोकतंत्र अपनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। ठीक है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा, 1952 में सबसे पहला चुनाव हुआ था। ठीक है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगा। आगे देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है। तो अगला पॉइंट जो है, तीसरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तीसरी चुनौती थी विकास करने की चुनौती। यहाँ पर विकास भी तो होना चाहिए देश में। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ था कि बहुत दिनों तक देखिए हमारा जो भारत देश है ना कोई यहाँ पर शासन कर ही रहे थे। तो ब्रिटिश भी शासन आए, अंग्रेज शासन किए यहाँ पर, तो जिससे क्या हुआ, हमारा देश बहुत ही ज्यादा पिछड़ चुका था। और चीज यहाँ पे लिखा गया है देखिए, और जैसे कि आपने टर्म 1 में पढ़ा होगा, आपने जब स्टार्टिंग किया था पढ़ना शीत युद्ध का दौर से, तो शीत युद्ध में हमारा 2 देश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। एक था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, और एक यूएसए। तो ये जो अमेरिका था ना, ये पूंजीवादी देश था। कैसा था, पूंजीवादी देश था। और ये जो यूएसएसआर यानी ये जो सोवियत संघ था, ये हमारा क्या था, साम्यवादी देश था, साम्यवादी देश था। तो ये जो साम्यवादी और ये जो पूंजीवादी था, या फिर साम्यवादी को हम लोग इसको समाजवादी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइप का जो देश था, और यहाँ पर भारत के पास एक बहुत मतलब यहाँ पर ऐसा चुनौती था कि मतलब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हमें साम्यवादी यानी कि समाजवादी वाला अपनाना चाहिए या फिर पूंजीवादी वाला अपनाना चाहिए। कंफ्यूजन में था बहुत ही ज्यादा। यहाँ पर भी विचार विमर्श बहुत कुछ हो रहा था। यहाँ पर भी एक चुनौती से कम नहीं था। फिर भारत के लोगों ने बहुत ही सोचा, विचार किया, फिर उन लोगों ने क्या किया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था तैयार किया। मतलब इसका भी कुछ पोर्शन लिया, इसका भी कुछ पोर्शन लिया, दोनों को मिक्सअप करके एक बनाया गया जो कि सबसे बेस्ट हुआ। आगे देखिए क्या है यहाँ पर
जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि अंग्रेजी शासन की वजह से भारत बहुत ज्यादा पिछड़ गया था। अब हमें तेजी से तरक्की करके आगे बढ़ना था। तरक्की करने या फिर विकास करने के दो रास्ते थे, एक तो अमेरिका का पूंजीवाद वाला रास्ता था और दूसरा सोवियत संघ का समाजवादी वाला रास्ता था। अब विकास करने के लिए कौन से रास्ते पर चलें, अमेरिका के पूंजीवादी रास्ते को अपनाया जाए या फिर सोवियत संघ के समाजवादी रास्ते को अपनाया जाए। तो विकास को लेकर यह विवाद पैदा हो गया कि भारत के विकास के लिए आखिर किस रास्ते को अपनाया जाए। लंबे वाद विवाद के बाद भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। देखिए यहाँ पर मिश्रित व्यवस्था को अपनाया गया और आर्थिक नियोजन को भी अपनाया गया। इस तरह भारत को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आजादी के तुरंत बाद बंटवारा भी हुआ। देखिए सर, आजादी के तुरंत बाद बंटवारा भी हो जाता है। भारत और पाकिस्तान जो बनता है, ये बंटवारे का ही एक परिणाम है, रिजल्ट है। आगे भी बात करेंगे, टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, भले ही थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन पढ़ने में मजा आ रहा है, समझ जाएंगे आप लोग, बिना देख के लिख सकते हैं। क्या है देखिए अगला पॉइंट, कि आजादी के बाद जो बंटवारा हुआ वह बहुत ही खतरनाक था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया था और यह तय किया गया कि ब्रिटिश इंडिया में, पूरे भारत को हम ब्रिटिश इंडिया ही कहते थे। देखिए सर, एक्चुअल में अगर बात किया जाए ना, तो पहले के टाइम में क्या हो रहा था, जो हमारा देश भारत था ना, भारत के कुछ हिस्सों में अंग्रेजों का शासन चलता था, तो कुछ हिस्सों में राजा महाराजाओं का शासन चलता था। जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन चलता था उनको हम लोग बोलते थे ब्रिटिश भारत या फिर जो हमारा ब्रिटिश इंडिया हो गया, और जहां पर राजा महाराजाओं का शासन चलता था उसको हम लोग बोलते थे देसी रियासत बोलते थे। क्या बोलते थे? देसी रियासत। तो यहाँ पर जो बांटना था ना भारत को, बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर धर्म के आधार पर बांटा जा रहा था। देखिए, और यहां पर जो मतलब जो विभाजन शुरू में जो स्टार्टिंग होता है ब्रिटिश भारत से स्टार्टिंग होता है, फिर आगे जाकर बाद में देशी रियासतों को भी बांटा जाता है। देखिए यहां पर क्या है कि भारत के कुछ हिस्सों पर अंग्रेजों का कब्जा था और कुछ हिस्सों पर राजा महाराजा राज करते थे। तो जिस हिस्से पर ब्रिटिश का कब्जा था उस हिस्से को हम ब्रिटिश इंडिया या फिर ब्रिटिश भारत कहते हैं, और जिस हिस्से पर राजा महाराजाओं का कब्जा था उसे देशी रियासत कहते थे। इस तरीके से भारत का बंटवारा बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया था और यह तय किया गया कि ब्रिटिश इंडिया में जहां पर मुसलमान ज्यादा है वहां पर पाकिस्तान बना दिया जाएगा और बाकी बचे हुए हिस्से को हिंदुस्तान बना दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिश इंडिया से हमारा विभाजन शुरू होता है और बोला जाता है कि जहां पर अधिक मात्रा में मुसलमान है उस इलाके को पाकिस्तान बना दिया जाएगा, और जहां पर मतलब कम इलाके में या फिर जहां पर हिंदू ज्यादा है, ठीक है, वहां पर उनको हिंदुस्तान बनाया जाएगा यानी कि भारत में रखा जाएगा। इस तरीके से भारत का बंटवारा किया गया। ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे के बाद देखिए, जब ब्रिटिश इंडिया का तो शुरू में बंटवारा होता है, फिर होता है आपका देशी रियासतों का। तो देशी रियासत का जब बंटवारा होना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है बात को समझिए कि देशी रियासतों की जो समस्या है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, देखिए यहाँ पर क्या है कि ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे के बाद रियासतों की समस्या पैदा हुई कि रियासतों के साथ आखिर क्या किया जाएगा, और यह फैसला रियासतों के शासकों पर छोड़ दिया। और अब हर शासक के सामने तीन रास्ते थे। देखिए अब क्या बोला गया कि चलो जो भी शासक है, मतलब जो राजा महाराजा है, उन लोगों के हाथ में दिया गया कि बोलो अब तुम्हें क्या करना है। उनके पास तीन रास्ता था। क्या था? या तो उन्हें भारत में मिल जाना है, या फिर उन्हें पाकिस्तान में मिल जाना है, या फिर उन्हें आजाद रहना है। ना तो उन्हें भारत में मिलना है और ना ही उन्हें पाकिस्तान में मिलना है। उन लोगों के पास तीन रास्ता यहां पर हो जाता है, या तो भारत में मिलो, या फिर पाकिस्तान में मिलो, या फिर तुम स्वतंत्र रहो, ना तो भारत में मिलो और ना ही पाकिस्तान में मिलो। तो ये रास्ता खुल के सामने आता है। फिर आगे देखिए क्या होता है। इस तरीके से भारत का यहां पर 19 दे दीजिएगा बंटवारा हुआ। यहाँ पर भी 19 बंटवारे के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर मुसलमान की संख्या ज्यादा हो, बल्कि ऐसे दो क्षेत्र थे, एक पूर्व में था तो दूसरा पश्चिम में था। ठीक है, मतलब यहाँ मतलब देखिए एक्चुअल में कहा जाए ना तो ऐसा इलाका उस टाइम था ही नहीं कि जहां पर अधिक मात्रा में मुसलमान हो। तो दो ही इलाका था, एक तो था हमारा पूर्व में, एक था पश्चिम में। ठीक है, आगे क्या है, इसलिए दो पाकिस्तान बनाने पड़े। बहुत सारे मुस्लिम क्षेत्र बंटवारे के खिलाफ थे, बहुत सारे मुस्लिम भी बंटवारे के खिलाफ थे। इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम नेता भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का निर्माण हो, जैसे कि पश्चिमी उत्तरी सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान बंटवारे के खिलाफ थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ना, ये मतलब बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी इस इलाके को पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दिया गया। मुस्लिम जनसंख्या क्षेत्र के अंदर भी बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग हैं। ठीक है, देखिए जो मुस्लिम इलाके में भी बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम भी थे। तो समस्या पैदा हुई कि उन लोगों का क्या करें। फिर यह सोचा गया कि जिले स्तर पर और गांव स्तर पर बंटवारे किया जाए, और यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। इसमें 1947 के अंत तक बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि वह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है।
ठीक है सर, कितना कंफ्यूजन था कि उनको पहले पता ही नहीं था कि हम हिंदुस्तान में जाने वाले हैं या फिर पाकिस्तान में जाने वाले हैं। जहां जहां मुसलमान है अगर वहीं पाकिस्तान बना दिया जाता तो इस हिसाब से कई पाकिस्तान हो जाते, ठीक है सर, कई पाकिस्तान हो जाते। तो खैर अगर मान के चलिए अगर मुसलमान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए धर्म के हिसाब से तो बहुत जगहों पर बहुत मुसलमान थे तो बहुत सारा पाकिस्तान यहाँ पर बन जाता। तो खैर इस प्रकार से यहाँ पर विभाजन किया गया। तो खैर ये तो था हमारा इस मतलब ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर। इस आंसर को हम लोग आगे और बढ़ा सकते हैं क्योंकि देशी रियासतों का बंटवारा कर देंगे, ठीक है, तो उतना हम लोग नहीं बढ़ाते हैं और यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक हम लोग लिखेंगे। तो बस इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और जो चीज़ का आपको वीडियो चाहिए नीचे में जरूर से जरूर लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।